सोचिए अगर दुनिया में इतनी ठंड पड़ने लगे कि घर से निकलना भी दूभर हो जाए, जमीन से लेकर पेड़ों तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक सिर्फ बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हो और इस बर्फीली दुनिया में बाहर निकलना मौत हो, जबकि जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद एक ट्रेन जो बिना रुके 17 सालों से बस दौड़ती ही जा रही है और कई लोगों को नई जिंदगी देने की वजह बनी है। दरअसल ये कहानी है स्नोपियर्सर की, जब 2014 में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रही थी, जिससे निपटने के लिए 79 देशों ने CW7 नाम की एक केमिकल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा, इस उम्मीद में कि आग उगलती गर्मी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इस सैटेलाइट ने इतना सर्द मौसम कर दिया कि जानवर, पहाड़, सड़कें, इंसान सब कुछ बर्फ के पुतले बन गए और कुछ लोग बर्फ के कहर से बचकर ट्रेन में सवार हो गए। इस ट्रेन का नाम था स्नोपियर्सर, जो बिना रुके 24 घंटे बस चलती ही रहती थी और एक साल में धरती का पूरा चक्कर लगाती थी। ये महज एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि ऐशो आराम का ठिकाना थी, जहाँ खाना, पानी, प्रॉपर बिजली, आरामदायक बिस्तर, स्कूल, पार्टी क्लब, एक्वेरियम सब कुछ था, जो कि इस ट्रेन के मालिक और मेकर विलफोर्ड के बेहतरीन इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था, जिसने इस ट्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। सबसे आगे फर्स्ट क्लास था, जिसमें अमीर लोग रहते थे, जिनके पास आलीशान जिंदगी जीने के लिए हर सुविधाएं थी। बीच में मिडिल क्लास लोग रहते थे, जबकि आखिर में गरीब बेसहारा लोग, जिनकी जिंदगी बस जैसे तैसे गुजर रही थी। इन्हें ना तो खाने को सही खाना था और ना ही खिड़की से बाहर झांकने का हक। इन्हें बस खाने के लिए एक प्रोटीन बार दिया जाता था, जो ये पिछले 17 सालों से खाकर जिंदा थे। हर रोज इन्हें गार्ड्स आकर एक बार दे दिया करते थे और ये बेचारे चुपचाप बिना सवाल किए उसे खा लेते, क्योंकि शिकायत का अंजाम मौत हो सकता था। एक दिन गार्ड आकर इन सब से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई वायलिन बजाना जानता है, तो इस पर एक बुजुर्ग कपल सामने आता है, लेकिन गार्ड कहता है कि आप में से सिर्फ एक को आगे ले जाया जाएगा। ये सुन दोनों साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन गार्ड इनकी नहीं सुनता और लेडी पर अटैक कर आदमी को यहाँ से घसीटते हुए फर्स्ट क्लास डब्बे में ले जाने लगता है और ये पूरा मंजर थर्ड क्लास डब्बे में मातम, डर और घबराहट का माहौल पैदा कर देता है। यहीं पर रहता है हमारी मूवी का मेन हीरो कर्टिस, जिसे लोग अपना लीडर मानते हैं, पर कर्टिस को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद को दूसरों की तरह ही साधारण इंसान मानता था और अपने दोस्त एडगर के साथ इस डब्बे में मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था और गिलियम नाम के सबसे समझदार बुजुर्ग को अपना लीडर मानता था। यहीं पर हम तानिया नाम की एक लेडी को अपने बच्चे के साथ देखते हैं, जिसकी बार में कर्टिस को एक कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर एक मैसेज छुपा था, जो कि आगे वाले डब्बे में से किसी ने हर बार की तरह इस बार भी भेजा था। इस मैसेज में लिखा था नामगूंग, जिसने इस पूरी ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, लेकिन फिर उसे किसी जुर्म में जेल में डाल दिया गया, इसलिए अब वो इनसे आजादी की गुहार लगा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। रात में यहाँ गार्ड्स एक लेडी के साथ आते हैं, जो बच्चों की हाइट नापने लगती है और फिर कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाने का फैसला करती है, पर एक बच्चे के पिता अपने बच्चे को भेजने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी गार्ड जोर जबरदस्ती बच्चों को ले जाने लगते हैं। गुस्से में बच्चे के पिता लेडी के सर पर जूता फेंक कर मार देता है, जिससे लेडी तो कुछ नहीं कहती, पर थोड़ी देर में ट्रेन की CEO मिनिस्टर जूता लेकर यहाँ आ जाती है और सबको बेइज्जत करते हुए कहती है कि तुम लोग इस जूते की तरह हो, जिनकी जगह सिर्फ कदमों में है। इतना कहकर ये पिता को सजा देते हुए 7 मिनट के लिए उसका हाथ ट्रेन से बाहर सर्द मौसम में रखने का ऑर्डर देती है और बाहर कड़ाके की ठंड आदमी का हाथ पूरी तरह से जमा देती है, जिसके बाद हाथ को हथौड़े से तोड़ दिया जाता है, जिससे पूरे डब्बे में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ पड़ती है। इस बीच कर्टिस को एहसास होता है कि शायद इनकी बंदूकों में गोलियां नहीं है। चेक करने के लिए ये गार्ड के पास जाकर उसकी बंदूक अपनी तरफ मोड़कर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता, यानी बंदूक खाली ही थी। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग गार्ड्स पर हमला बोल देते हैं और उनकी अच्छे से धुलाई करते हैं और कुछ मिनट में थर्ड क्लास डब्बा जंग का मैदान बन जाता है, जिसमें जीत यात्रियों की ही होती है। और जब ये जेल सेक्शन के पास जाकर देखते हैं तो मंजर बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि कैदियों को बक्से में बर्फ में जमा कर रखा गया था, जिनमें नामगूंग और उसकी बेटी भी शामिल थी। नामगूंग ट्रेन की डीप जानकारी रखता था, इसलिए ये इनके सामने शर्त रखता है कि उसे हर दरवाजे को खोलने के बदले 2 क्रोनल चाहिए। दरअसल क्रोनल ड्रग्स था, जो दोनों बाप बेटी को अपना आदी बना चुका था। कर्टिस भी उसकी शर्त कबूल कर इंजन तक पहुंचने का फैसला करता है और कुछ देर में नामगूंग एक दरवाजा खोल लेता है और पहली बार बाहर का नजारा, खुला आसमान और किरणें बिखरते सूरज को देख सब लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे समय बाद बाहर का नजारा देखा था, लेकिन 17 साल के बाद अब भी बर्फ नहीं पिघली थी। अब ये लोग उस डब्बे में जाते हैं जहाँ खाने वाली पार्ट्स बनती हैं। जैसे ही कर्टिस मेकर मशीन में जाता है तो उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में कॉकरोच को देख समझ जाता है कि इन्हीं से पार्ट्स बनती हैं। ये देख कर्टिस को बड़ा सदमा लगता है कि ये लोग 17 साल से कॉकरोच खा रहे हैं। इतने में फिर से कर्टिस को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था वाटर, यानी पानी वाले सेक्शन पर कब्जा करो। अगर पानी की सप्लाई रोक दी तो आगे वाले किसी भी कीमत पर इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। अब नामगूंग दरवाजा खोलने लगता है, जबकि कर्टिस उसकी बेटी योना से बात करता है और यहाँ खुलासा होता है कि योना इसी ट्रेन में पैदा हुई है, जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। ये सब देख कर्टिस को लगता है कि योना नजूमी है, यानी ये दीवार के उस पार सब महसूस कर सकती है और ऐसा ही होता है। योना एक दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक दरवाजा खुल जाता है और सामने गार्ड की फौज खड़ी होती है, जो इन पर हमला कर देती है और ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है। इस बीच ऐलान होता है कि ट्रेन ने 1 साल का चक्कर पूरा कर लिया है, जिससे सब हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं, लेकिन तभी ट्रेन के सामने
सामने एक बर्फीली चट्टान आती है जिसे ट्रेन चकनाचूर करके आगे बढ़ जाती है। और तभी नामगुंग योना को दूर पड़ा एक टूटा प्लेन दिखाता है जो पिछले साल से काफी साफ नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि बर्फ कम हो रही है। इतने में सीओ यहाँ आ जाती है और इन गरीब लोगों को विद्रोह की सजा के तौर पर गार्ड से कहती है कि 74% गरीबों को मार दो। तभी ट्रेन को अंधेरे टनल से गुजरती है, लेकिन इस अंधेरे में भी गार्ड नाइट विजन से उन्हें देख लेते हैं, जबकि गरीब लोग गार्ड्स को नहीं देख पाते क्योंकि उनके पास नाइट विजन नहीं था। इसलिए कर्टिस मशाल लाने का ऑर्डर देता है और ये लोग जल्दी जल्दी से मशाले लाकर रोशनी में गार्ड्स पर हमला बोल देते हैं और सीओ अपने गार्ड्स को मरता देख उनकी कोई हेल्प नहीं करती। इसी बीच एक गार्ड एडगर्ड को पकड़ लेता है, जबकि कर्टिस सीओ को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। अब उसे सीओ और एडगर्ड में से एक को चुनना था, इसलिए कर्टिस इंजन तक पहुंचने के लिए सीओ को चुनता है और एडगर्ड बेचारा मारा जाता है। इसके बाद ये लोग सीओ को खूब टॉर्चर करते हैं और जब अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं तो सीओ खुलासा करती है कि वो विलफोर्ड को खुश करने के लिए उसके पास है। ये सुन सब लोग वाटर सप्लाई बंद करने की धमकी देकर फिर को यहाँ बुलाने को कहते हैं। इस पर सीओ कहती है कि यहाँ पर पानी सिर्फ रिसाइकल होता है, जबकि सप्लाई तो आगे डिब्बों से है। सीओ अपनी रिहाई के लिए उन्हें इंजन तक ले जाने का वादा करती है, जहाँ से कुछ लोग ही जा सकते थे। इसलिए जाने से पहले कर्टिस गिलियम को समझाता है कि अगर विलफोर्ड यहाँ आए तो उसकी बातों में मत फंसना। अगली सुबह कर्टिस 6 लोगों के ग्रुप के साथ इंजन तक का सफर तय करता है और सब उसे उम्मीद भरी नजरों से विदा करते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कदम चलने पर इन्हें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, यानी ये फार्मिंग सेक्शन था जहाँ फल सब्जियां उगाई जा रही थी। और फिर आगे इन्हें एक्वेरियम नजर आता है, जिसे देखिए बिल्कुल नहीं लगता कि ये महज एक ट्रेन का हिस्सा है। यहाँ पर एक शेफ भी होता है जो सीओ के कहने पर इन सबको पहली बार मांस खिलाता है और सीओ बताती है कि हम सिर्फ लिमिटेड ही फिशिंग करते हैं जो अमीरों के लिए होती है। तभी कर्टिस अपनी पॉकेट से बार निकालकर जबरदस्ती सीओ को खिलाता है ताकि उसे पता चल सके कि 17 साल से वो लोग कैसे बेस्वाद खाना खा रहे हैं। अब ये लोग चलते चलते स्कूल डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। टीचर इन्हें समझाती है कि विलफोर्ड हमारा भगवान है, उसने ये ट्रेन बनाकर हमारी जान बचाई है। तान्या और एक आदमी अपने बच्चों की तस्वीर दिखाकर बच्चों से उनकी पूछताछ करते हैं, जिन पर एक बच्चा बताता है कि ये बच्चे आगे डिब्बे में गए हैं। अब ट्रेन उस जगह से गुजरती है जहाँ से कई लोगों ने कूदकर मौत को गले लगा लिया था और बर्फ ने उन्हें पुतलों में बदल दिया जो आज भी जस के तस ही हैं। इन्हें देखकर टीचर बच्चों को समझाती है कि अगर इंजन रुका तो हम भी इसी तरह मारे जाएंगे। जब तक हम इस चलती ट्रेन में हैं हम जिंदा हैं। इतने में यहाँ एक आदमी बहुत सारे अंडे लेकर आता है और एक एक कर सब बच्चों को देने लगता है और फिर एक पूरी टोकरी टीचर को भी सौंप देता है। इसके बाद ये पानी वाले सेक्शन में मौजूद गरीब लोगों को भी अंडे देने जाता है, जिसे देख ये लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि इतने सालों से इन्हें अंडे नहीं दिए गए थे और इन्हें यही पता था कि अंडे और चिकन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ये गंजा आदमी इन्हें बताता है कि ट्रेन में अब भी बहुत सी चीजें ऐसी है जिनके बारे में तुम नहीं जानते। इतना कहकर ये अंडों में छुपी गन को निकालकर इन लोगों को शूट करने लगता है, यानी अब भी गोलियां मौजूद थी। इधर टीचर भी गन निकालकर कर्टिस को गन पॉइंट पर ले लेती है और कई लोगों को मार देती है। और जैसे ही इनकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है तो यहाँ खुलासा होता है कि गार्ड ने वाटर सेक्शन में कई लोगों को मार दिया है और इनमें गिलियम भी शामिल था। ये देख कर्टिस बहुत दुखी होता है और गुस्से में सीओ को शूट कर मौत की घाट उतार देता है। और अब बिना रहम किए ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ ऐशो आराम के लिए स्पा, बार, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल सब कुछ था। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। पब्स, बार्स में अमीर लोग ड्रग्स के नशे में डूबे हुए थे, जबकि गरीबों को तो ढंग का खाना तक नसीब नहीं होता था। लेकिन ये लोग अपने सभी शौक पूरे कर रहे थे। अब कर्टिस टीम के साथ जैसे ही आगे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो तुरंत यहाँ गार्ड का लीडर फ्रैंको आ जाता है, जिसकी आंखों में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। इसी आग में इन गरीबों को जलाने के लिए फ्रैंको इन पर हमला कर देता है, जिसमें कर्टिस का एक और साथी अपनी जान गंवा बैठता है और अगला शिकार बनने वाली होती है योना, जिस पर फ्रैंको जैसे ही निशाना साधा है तो नामगुंग बेटी को बचाने के लिए उस पर तुरंत अटैक कर देता है और सबको बचाने के लिए कर्टिस जल्दी से फ्रैंको को चाकू कोप देता है, जिससे फ्रैंको बहुत जख्मी हो जाता है। पर बदले और दुश्मनी की आग अब भी शांत नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ तान्या हमले में जख्मी होने की वजह से आखिरी सांसें गिनने लगती है और कपकपाते हाथों से अपने बच्चे टिम की फोटो कर्टिस को देते हुए कहती है कि इसकी जान बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तान्या के दर्द भरे अल्फाज सुन कर्टिस भी इमोशनल हो जाता है और तान्या के दम तोड़ने के बाद अब कर्टिस पूरी हिम्मत से आगे का सफर तय करता है। इसके साथ नामगुंग और योना भी थी। ये तीनों जब आगे सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पार्टी चल रही होती है। नामगुंग और योना यहाँ से क्रोनल ड्रग जमा कर लेते हैं। फिर ये तीनों यहाँ से निकलकर इंजन रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ कर्टिस अपना आपा खो देता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। ये देख नामगुंग उसे शांत करने के लिए अपने पास रखी आखिरी सिगरेट दे देता है। सिगरेट पीते हुए कर्टिस अपनी पास्ट की स्टोरी बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आज से 18 साल पहले जब सब कुछ जमने लगा था तब हम सबको एक कंटेनर में बंद कर दिया गया था। करीब 1000 लोग थे। वहाँ खाना और पानी बिल्कुल नहीं था, इसलिए लोग खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को मार के खाना शुरू कर देते हैं। और मैंने भी एक औरत की जान ले ली ताकि उसके बच्चे को मार कर खा सकूं। ये सब बताते हुए उसकी जुबान कांप रही थी। तभी कर्टिस बताता है कि उसके एक दोस्त ने हमें अपना हाथ काट के दे दिया था ताकि हम उसे खाकर जिंदा रह सकें। ये सब देख के कंटेनर में मौजूद बाकी लोगों ने भी हाथ पैर काटना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों को खाने के लिए दे सकें, जिससे वो जिंदा रह सकें। इसके बाद कर्टिस नामगुंग से
उससे कहता है कि तुम ये दरवाजा तोड़ दो, लेकिन नामगुंग उससे कहता है कि हमें ये गेट नहीं बल्कि ट्रेन का मेन गेट हटाना चाहिए। जिस प्लेन को वो 10 साल से न्यू ब्रिज से बर्फ के नीचे देख रहा था, अब वो प्लेन पूरा दिखने लगा है, इसलिए मुझे लगता है बाहर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है और हम भी बाहर जिंदा रह पाएंगे। नामगुंग कर्टिस से कहता है कि जो ड्रग हमारे पास है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और इससे हम एक बॉम्ब बना सकते हैं ताकि इस गेट को उड़ा सकें। ये सब सुनकर कर्टिस को लगता है कि नामगुंग नशे में है, इसलिए ये सब बोल रहा है। इसके बाद इंजन का गेट खुलता है और उसमें से विलफोर्ड की सेक्रेटरी आती है और नामगुंग को गोली मार देती है। फिर कर्टिस को अपने साथ इंजन रूम के अंदर ले जाती है जहाँ विलफोर्ड मौजूद होता है और वो कर्टिस से कहता है कि तुम पहले हो जो इन 18 सालों में यहाँ तक आए हो। विलफोर्ड कर्टिस को बताता है कि मैं ही 5-10 सालों में बगावत करवाता रहता हूँ ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके और रिसोर्सेज की कमी न हो। साथ ही विलफोर्ड ये भी बताता है कि गिलियम ही मेरा साथी था, पर तुम लोगों के हद पार करने की वजह से उसे मौत की सजा मिली। ये सुन कर्टिस बहुत हैरान होता है। आगे विलफोर्ड उसे समझाता है कि ये सब हमें मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि अगर एक बार इंजन बंद हुआ तो सब मारे जाएंगे। अब मेरे कंधे बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुम इंजन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। दूसरी तरफ योना आकर देखती है कि उसके पिता जमीन पर बेसुध हालत में पड़े हैं। जल्दी से ये इंजन वाले रूम में जाती है और जब इस टाइल के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है तो ये जल्दी जल्दी टाइल्स हटाने लगती है और कर्टिस भी इसकी मदद करता है। पर टाइल्स हटाते ही इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इंजन के बीच बच्चों को पुर्जों की तरह फंसाकर रखा गया था। ये देख कर्टिस गुस्से में विलफोर्ड पर हमला करता है और योना क्रोनल का ढेर दरवाजे पर लगाकर कर्टिस से माचिस लेती है। इधर कर्टिस टिम और बाकी बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करता है और योना की आग लगाते ही ट्रेन पटरी से उतरकर ब्लास्ट हो जाती है और डब्बे टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन तभी कर्टिस, टिम, योना बाकी लोग बाहर निकल आते हैं और दूर खड़ा पोलर बियर इन्हें देखने लगता है, जिसका मतलब था कि अब इस सर्द हवाओं के बीच जिंदगी गुजारना मुमकिन है। अब जिंदगी की कहानी ट्रेन के डब्बों से आजाद होकर धरती पर लिखी जा सकती है और प्रगति ने जीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।